नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको पिछले एक सप्ताह में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। कृषि क्षेत्र में आ रहे बदलाव को देखते हुए आज का समय उन्नत खेती का है। कम लागत और कम परिश्रम से अधिक मुनाफा देने वाली फसलों की ओर रायसेन जिले के किसान अग्रसर हो रहे हैं। विगत कुछ वर्षों से जिले में किसान परंपरागत खेती के स्थान पर गुलाब, जरबेरा, गेंदा सहित अन्य फूलों के साथ ही संतरा, किन्नू, अमरूद, पपीता, केला और अन्य उद्यान की फसलों की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बाढ़ तहसील के ग्राम केवलाझर निवासी श्री जोगेंद्र सिंह को जिले में प्रगतिशील किसान के रूप में जाना जाता है। उन्होंने खेती की नवीन तकनीकों एवं संसाधनों का उपयोग करते हुए परंपरागत खेती से हटकर अलग अलग फसलों की खेती के लिए एक अलग पहचान बनाई है। श्री जोगेंद्र सिंह इस सीजन में केले की खेती कर रहे हैं और केले की खेती का ये पहला अवसर है। जोगेंद्र सिंह को केले की खेती का ना तो कोई अनुभव है, ना ही इस क्षेत्र में कोई किसान केले की खेती कर रहे हैं। उनके लिए ये नवीन प्रयोग की तरह ही है। वे 15 एकड़ में केले की खेती कर रहे हैं। सिंचाई के लिए ड्रिप पद्धति का उपयोग कर रहे हैं। 1 एकड़ में लगभग 1725 केले के पौधे लगे हैं। सभी पौधे 5 फीट की दूरी पर लगाए गए हैं। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान जुलाई में 15 एकड़ में केले के पौधे लगाए थे। उन्होंने अभी तक कुल 17,50,000 रुपये की लागत आई है। हाल ही में दिल्ली के एक व्यापारी ने आगामी फसल की 90 लाख रुपए तथा एक अन्य व्यापारी ने 1 करोड़ रुपए कीमत लगाई है। व्यापारी केले के तने के आकार को देखकर फल का अनुमान लगाते हुए कीमत लगाते हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं दीपक। प्राकृतिक आपदा के चलते कई दफा किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। ऐसी मुसीबत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाभकारी साबित हो रही है। सागर जिले के बीना के रहटवाज ग्राम के किसान रईस राजपूत की कहानी ऐसी ही है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से। रईस राजपूत ने सन 2019 में करीब 22 एकड़ के रकबे में सोयाबीन की फसल बोई थी, जो प्राकृतिक आपदा के चलते नष्ट हो गई। ऐसे परेशान हालातों में उनके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलना काफ़ी राहत भरा महसूस हुआ। रईस ने फसल का बीमा कराया हुआ था, इसके चलते उन्हें करीब 1,63,000 रुपये की राशि खाते में आई। रईस ने इस राशि से अपनी आगे की फसलों के लिए खाद बीज तो खरीदा ही, इसके साथ ही कुछ ट्रैक्टर में रह गई टूट फूट को भी उन्होंने सुधरवा लिया। किसान रईस राजपूत बताते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उनके लिए काफ़ी लाभकारी साबित हुई है, ख़ास तौर से मुसीबतों में। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाली उन फसलों को जो उन्होंने खेती की है उसके लिए भी उन्होंने इसका बीमा कराया हुआ है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सागर से विनोद आर्य। सीहोर जिले में उत्साह के माहौल में 16 जनवरी से वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई। इसको लेकर पिछले एक पखवाड़े से व्यापक तैयारियां की गई थी। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सीहोर से हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान। सीहोर जिले में कोरोना कोविड वैक्सीन के लिए प्रथम चरण में 4 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं। जिला मुख्यालय पर जिला अस्पताल में जिला वैक्सीन सेंटर बनाया गया है, जहां प्रतिदिन 100 वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। कोविशील्ड कंपनी की वैक्सीन का पहला टीका सीएमएच डॉक्टर सुधीर डेहरिया को जब लगाया गया तो वहां मौजूद कोरोना वॉरियर्स ने ताली बजाकर उत्साहवर्धन किया। प्रथम चरण में फिलहाल जिले को 8,300 डोज प्राप्त हुए हैं, जिन्हें पूरी सावधानी के साथ जिला वैक्सीन सेंटर में नियत तापमान के फ्रीजर में रखा गया है। इस वैक्सीन को लगवाने के लिए जिले के कोविड वॉरियर्स के रूप में जिला स्वास्थ्य विभाग के 6,920 हेल्थ वर्कर्स ने अपना पंजीयन करवाया है। इन्हीं पंजीकृत हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन के पहले और 28 दिन बाद दूसरे डोज लगाए जाएंगे। जिले के सीएमएच डॉक्टर सुधीर डेहरिया ने जिले के पहले वैक्सीन खुद को लगवाने के बाद अपने अनुभव आमजन से साझा किए। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहला वैक्सीन लगा है और इसमें कोई ये कोरोना से बचाव के लिए है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैं अपने माध्यम से लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मुझे आधा घंटा भी हो गया मेरे लगाए हुए, मुझे कोई भी समस्या नहीं हो रही। बहुत आसानी से मेरे स्टाफ ने सभी चीज़ एक्सप्लेन करी है और साथ साथ में यहाँ मुझे आधा घंटे रखा गया है, उसमें कोई समस्या नहीं हुई। साथ साथ में ये भी बताया गया है कि कोरोना के बचाव के जो तरीके चलते हुए आ रहे हैं वो सभी का मुझे पालन करना रहेगा जब तक मेरे अंदर पूरी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती है। साथ साथ में मुझे एक सर्टिफिकेट भी मिला है कि मैं
वैक्सीनेटेड हो गया हूँ करके जितने भी हितग्राही हैं उनको भी ये जिनको लग रहा है उनको ये सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और दूसरा डोज़ के लिए मेरे पास में कल रात में मेरे को पहले डोज़ के लिए मैसेज आया था और दूसरा डोज़ के लिए भी मेरे पास मैसेज आएगा। ये 28 दिन के बाद में यहीं पे जहाँ पे पहला डोज़ लगा है वहीं लगेगा और उसी कंपनी का मुझे सेकंड डोज दिया जाएगा। लेना चाहते हैं सर आपसे, जो बहका माहौल है सर लोगों को भी मन में वैक्सीन को लेकर, उनके लिए क्या कहेंगे? ये जीता जागता उदाहरण है, मैं खड़ा हूँ, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं आपसे मुस्कुरा के भी बात कर रहा हूँ, इसमें कोई भी ज़रा सी भी कोई समस्या नहीं हुई है मुझे। और इसलिए ये लोगों को संदेश देने के लिए ही मैंने अपना पहला टीका लगवाया है। इससे कोई भयभीत या कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं है। जो भी अगर भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं या जो भी चीज़ है ऐसा कोई भी बात नहीं है। ये पूर्णतः टीका सुरक्षित और सेफ है। नीमच जिले में भी 16 जनवरी को टीकाकरण का काम सामुदायिक केंद्र पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा की उपस्थिति में शुरू हुआ, जहां एक स्वास्थ्य कर्मी को टीका लगाकर टीकाकरण की शुरुआत की गई। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे नीमच संवाददाता। इस बारे में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री महेश मालवी ने बताया कि 16 जनवरी को एक सेशन साइट मिली थी। अब सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को टीकाकरण होगा। सेशन का कार्य महिला बस्ती गृह में किया गया है। 100 लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य दिया गया था, इसमें से 74 लोगों को टीकाकरण किया गया है। टीकाकरण में कुछ महिलाएं गर्भवती तथा कुछ महिलाओं के बच्चे छोटे थे। बाकी कुल मिलाकर 74% टीकाकरण हुआ है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन और टीकाकरण अधिकारी ने भी टीका लगवाया है। कई अन्य डॉक्टरों ने भी टीकाकरण करवाया है। उन्होंने बताया कि ऐसी कोई झिझक, डर या अन्य किसी भी प्रकार की समस्या अभी तक सामने नहीं आई है। आगे NHAM जैसा भी मार्गदर्शन देगा वैसा ही टीकाकरण का कार्य चलता रहेगा। आगे की योजना को लेकर कई अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं। सोमवार को पुनः 9 बजे से सेशन प्रारंभ होगा। मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को टीकाकरण नहीं होगा। जिले में कुल 22 केंद्र चिन्हित किए गए थे, लेकिन प्रथम चरण में सामुदायिक केंद्र पर ही टीकाकरण की अनुमति दी गई और जैसे जैसे अनुमति मिलेगी अन्य केंद्रों पर भी टीकाकरण का कार्य जारी रहेगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नीमच से दिनेश प्रजापति। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की पहल पर रतलाम जिला पुलिस ने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में ठोस कमी लाने के लिए अभिनव प्रयास शुरू किया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं हमारी रतलाम संवाददाता। जिले में सहेली हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिस पर कोई भी महिला छेड़छाड़, परेशानी या समस्या आने पर सूचना दे सकती है। इस नंबर पर सूचना आते ही उक्त महिला को तुरंत पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। सूचनाकर्ता अपना नाम गुप्त भी रख सकती है। एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि जिले और शहर में ऐसे स्थानों को भी चिन्हित किया गया है जहां अमूमन सुनसान रहता है। नशा करने वाले यहां एकत्रित होकर अपराध घटित करते हैं। इससे क्षेत्र का माहौल भी खराब होता है। नशे के प्रति बच्चे आकर्षित भी होते हैं और विशेषकर महिलाओं को खासी दिक्कतें होती हैं। ऐसे पुराने खंडहर, कब्रिस्तान, मंदिर, कोचिंग, स्कूल, कॉलेज, चौराहों को भी चिन्हित किया गया है जहां बदमाश किस्म के लोग खड़े होकर वहां से गुजरने वाली महिलाओं और युवतियों पर फप्तियां कसते हैं। यहां प्रकाश व्यवस्था करने के साथ ही अब सादी वर्दी में पुलिसकर्मी नियमित पेट्रोलिंग करेंगे। प्रतिदिन पेट्रोलिंग के साथ अगर आवश्यकता होती है तो यहाँ कैमरे भी लगाए जाएंगे। जिले में उन व्यक्तियों को नशा उपलब्ध करवाने वालों के विरुद्ध भी अब कड़ा अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। समाचार दर्शन के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा। प्रदेश सरकार नारी सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं कि नारी से दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी कड़ी में नारी सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और नारी सशक्तिकरण के लिए रीवा में भी नारी सम्मान अभियान चलाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। विगत 11 जनवरी से आगामी 26 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान में नारी जागरूकता पर आधारित हस्ताक्षर अभियान, निबंध लेखन, चित्रकला, पोस्टर प्रतियोगिताएं, साइकिल रैली आयोजित कर महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास प्रतिभा पांडे ने बताया है कि महिलाओं को सशक्त बनाना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। प्रदेश में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 11 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सम्मान अभियान की शुभारंभ किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि महिला अपराध जो हैं उसके विषय में जागरूकता पैदा की जाए, साथ ही जो हमारे समाज में नारी का सम्मान की परंपरा चलती आ रही है उसको बढ़ावा दिया जाए।
वहीं महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए पैदल मार्च का भी आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1000 प्रतिभागी शामिल हुए। अभियान के तहत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके अलावा सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में महिलाओं को स्वरोजगार तथा अन्य कार्यों के लिए मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। यह एक जागरूकता कार्यक्रम है कि महिला अपराध को रोकने में हमारी आम जनता किस प्रकार सहयोग कर सकती है। मैं हूँ असली हीरो। ऐसे लोग हमारे समाज में छुपे हुए हैं जो कि विभिन्न अपराधों को रोकने में सहयोग करते रहे हैं, तो उनको आगे लाना भी इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है। निश्चित तौर पर जिले में इस तरह के कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रीवा से आरती श्रीवास्तव के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपा सिंह। सतना जिले के मुकुंदपुर में विश्व के अपने इकलौते व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू सेंटर के साथ साथ इको टूरिज्म पार्क स्थित है, जहां पर व्हाइट टाइगर के अलावा विभिन्न प्रजाति के वन्य जीव चहलकदमी करते देखे जा सकते हैं, जो देशी विदेशी पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींचने में सक्षम है। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे सतना संवाददाता। मुकुंदपुर में लगभग 100 एकड़ भूभाग में फैले इस प्राकृतिक पार्क में पर्यटक के लिए कैनोपी वॉक, रोप क्लाइंबिंग, टायर वॉक, जिप लाइन, साइकिलिंग और तीरंदाजी आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा जंगल के बीच बीहर नदी के तट से लगे इको पार्क में 9 ग्रहों के नामाक्षर वाटिका भी सजाई गई है। बदलते मौसम और संक्रमण को देखते हुए वन जीवों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए पशु चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ डॉक्टरों की 8 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जो वन जीवों का चिकित्सीय परीक्षण कर उपचार भी करती है। इसके अलावा देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन भी कराया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा टीकाकरण के संबंध में सही जानकारी देने के लिए प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला तैयार की गई है। आज दर्शन के माध्यम से भी हम आपको कुछ ऐसे ही सवाल और उनके जवाब बता रहे हैं। सवाल: कोविड-19 टीके की कितनी डोज होगी और इसे कितने अंतराल में लेना पड़ेगा? जवाब: हर व्यक्ति को टीके की 2 डोज लेना पड़ेगी, जो हर व्यक्ति को 28 दिन के अंतराल पर दी जाएगी। सवाल: टीका लेने के बाद एंटीबॉडी कब तक विकसित हो जाएगी? जवाब: आमतौर पर कोविड-19 टीके की दूसरी डोज लेने के 2 सप्ताह बाद एंटीबॉडी विकसित हो जाती है। सवाल: टीका लेने के लिए पंजीकरण कराने के वास्ते पात्र लाभार्थियों को कौन से दस्तावेज देने होंगे? जवाब: पंजीकरण के लिए लाभार्थी इनमें से फोटो आईडी वाला कोई भी एक दस्तावेज दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस अथवा मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, रोजगार कार्ड, पेंशन दस्तावेज, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, मनरेगा कार्ड, सांसदों और विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र, बैंक या डाकघर से जारी पासबुक, केंद्र या राज्य सरकार और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से जारी पहचान पत्र। सवाल: क्या कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण कराए टीका ले सकता है? जवाब: नहीं। कोविड-19 वैक्सीन लेने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण कराने के बाद ही किस दिन, कहां और किस समय पर टीका लगाया जाएगा, इसकी जानकारी साझा की जाएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।